I once again welcome you all to Awakening classes. फ्रीडम स्ट्रगल में हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 कर लिया, हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी कर ली। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को देखेंगे। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन देखने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि इंडिया की कंडीशन क्या थी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जब रिफॉर्म मूवमेंट्स आती हैं, उन रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से इंडिया में थोड़ी थोड़ी नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है और जो ब्रिटिशर्स का जो चेहरा था ना, वो लोगों के सामने आना स्टार्ट हो गया था। कैसे वो हमारी लिए गलत पॉलिसीज बनाते हैं, हमारी रिलीजियस पॉलिसीज में वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो ये लोगों के सामने थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया था। उसके बाद एक इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अगेंस्ट ब्रिटिश काम करे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काम करे और इंडिया को फ्रीडम दिलवाए। ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसा कंसेप्ट आना शुरू हो गया था और वो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसने बाद में इंडिया को फ्रीडम भी दिलवाई थी। बट उससे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो लोगों के सामने ये कंसेप्ट ला रही थी कि अब इकट्ठा होने का टाइम आ गया। तो पहले हम उसकी बैकग्राउंड पढ़ेंगे, आईएनसी से पहले क्या था, और फिर हम आईएनसी को देखेंगे। तो आईएनसी से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दादा भाई नौरोजी जो एक मॉडरेट लीडर थे, इन्होंने इसको फॉर्मेशन की थी इसकी लंदन में 1866 में। इनका काम ये था इस ऑर्गेनाइजेशन का कि ये जो इंडिया के क्वेश्चंस थे ना, वो आम जो पब्लिक थी ना इंग्लैंड की, उनके सामने ला रहे थे कि कैसे जो आपके ब्रिटिशर्स यहाँ से गए ना इंडिया में, तो कैसे वो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, वहां से रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं और फिनिश गुड वहां पर डंप कर रहे हैं, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म कर रहे हैं। तो ये कुछ आइडिया, ऐसा पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश की गई लंदन में बाय दादा भाई नौरोजी। फिर इंडियन लीग की फॉर्मेशन होती है बाय शिशिर कुमार घोष। ये इंडिया में ही इनकी फॉर्मेशन होती है और इसके थ्रू इंडियंस के बीच में एक यूनिटी और नेशनलिज्म, ब्रदरहुड का कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो बाद में आईएनसी में मिल गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में भी इसका रोल था। यह ऑर्गेनाइजेशन 1876 में बनी थी बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। और इनका काम क्या था, ये भी लोगों के सामने पब्लिक में एक ओपिनियन डेवलप कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और सेकंड, इंडिया को यूनिफाई करने की कोशिश इन्होंने की। और लेटर ये मर्ज होगी आईएनसी के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886। ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन देखने से पहले हम कुछ देखते हैं कि अब इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि अब ये जरूरत पड़ गई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी ही चाहिए। देखो 1878 की अगर हम बात करें ना, 1878 में एक्ट आते हैं, दो एक्ट आते हैं। एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और एक आता है आर्म्स एक्ट। ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में क्या, वर्नैकुलर होता है लोकल लैंग्वेजेस। देखो, अब जो जो न्यूज़पेपर जो लोकल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं ना, ब्रिटिशर्स ने उनको बंद करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर लिखे जाते थे, इसमें ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, ये लिखते थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, और ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया। और 1857 जैसा रिवॉल्ट वो वापस चाहते नहीं थे। ठीक है। वैसे भी बहुत सारे ट्राइबल और पीजेंट रिवॉल्ट हो रहे थे, वो हम देखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को लाया, और ये एक बहुत गलत बात है। देखो, फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है, प्रेस की फ्रीडम को खत्म कर रहे थे इस एक्ट के। फिर आर्म्स एक्ट लाया कि अब कोई भी आर्म्स बिना लाइसेंस के, और लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल था, आर्म्स नहीं रख सकता, तो ऐसे एक्ट लाए। फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता था ना जो, उसमें मैक्सिमम एज जो है उसको भी कम कर दिया। पहले वो मैक्सिमम एज 21 थी, उसको रिड्यूस करके 19 कर दिया। तो मतलब ये चाहते ही नहीं थे कि इंडिया जो है वो हाईएस्ट पोस्ट में पहुंचे। तो अब देखो, ब्रिटिशर्स की ये जो गलत पॉलिसीज थी ना, ये लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी था। तो वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी फॉर्मेशन में एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट जो थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज एओ ह्यूम। इन्होंने इसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जब ये बनी थी 1886 में, तब कौन लॉर्ड थे, लॉर्ड डफरिन थे तब। ठीक है, आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, इसका पहला सेशन जो हुआ था, वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ था, और दिसंबर में हुआ था 1885 में। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1885 में, आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और ना देखो, ये दिसंबर में मिली ना, जैसे इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस का हर साल सेशन होता है दिसंबर में, मैक्सिमम दिसंबर में ही होता था। और कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये पहला, और जो भी होंगे इन पे मैं एक फुल फ्लेज लेक्चर लाऊंगा। ठीक है।
और जो पहला सेशन हुआ था उसमें 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था और इसके प्रेसिडेंट जो चुने गए थे वो चुने गए थे डब्ल्यूसी बैनर्जी, एक मॉडरेट लीडर थे, इनको चुना गया। ठीक है, ऐसे ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और इसमें जो है हर साल सेशंस होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप किया जाता है, गवर्नमेंट को बताया जाता है कि आपकी ये पॉलिसीज गलत है, इनको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे ऐसे ही हुआ, बाद में तो कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हो, कदम्बनी गांगुली जो थी, इन्होंने ये पहली वुमेन थी जिसने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया था 1890 में। और इनका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की और इन्होंने कांग्रेस सेशन को कब एड्रेस किया था 1890, और ये फर्स्ट वुमेन है तो आपको पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस बनी इसके क्या एम्स थे? देखो, इसका पहला एम था एक डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट चलाना, मतलब डेमोक्रेसी हो देश में और नेशनल पूरे नेशन वाइड एक मूवमेंट चलाना, ये इसका पहला एम था। सेकंड, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, लोगों को ये अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना कि देखो ऐसे ये लॉज आ रहे हैं, इन लॉज में ये चेंजेस होनी चाहिए, हमारा लॉज हम खुद बनाएं, तो पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करना भी बहुत जरूरी था। फिर लोगों के अंदर एंटी कॉलोनियल जो प्रोपेगेंडा है वो डेवलप करना, ठीक है, कि कॉलोनिज्म गलत है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो एंटी कॉलोनियल जो एजेंडा है ये लोगों के अंदर तक पहुंचना चाहिए। ये जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी ना कॉलोनीज बनाने की, दूसरे देशों में जाके राज करने की, इसके अगेंस्ट जो है एक प्रोपेगेंडा लोगों के दिमाग में डालना, इसी ताकि वो नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है ना, उसके जो स्टार्टिंग फेस है वो उस एरा को बोलते हैं मॉडरेट एरा। क्या बोलते हैं? मॉडरेट एरा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो लीडर्स थे ना वो मॉडरेट सोच के थे। मॉडरेट सोच एक ऐसी सोच होती है, मतलब जहां पर इतना अगेंस्ट नहीं जाना, उनके साथ साथ रहकर काम करना। ठीक है, तो ये मॉडरेट एरा का सोच। इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आएगा जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वगैरह होंगे, बिपिन चंद्रपाल, तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ब्रिटिश की इतनी सुनते नहीं थे। ठीक है, उनको मतलब वो अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, अगेंस्ट बोलते थे, अरेस्ट भी होते थे। ये इतना वैसे नहीं करते थे, ये कहते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। इसके लीडर्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी, डी.ई. वाचा, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तो ये कुछ जो थे लीडर्स थे, आप इनका नाम याद रखिए। ये मॉडरेट पॉलिसीज में बिलीव रखते थे, मतलब मॉडरेट मतलब प्रोटेस्ट भी करना तो मॉडरेटली एक पिटीशन फाइल कर देनी, ठीक है, कि भाई ये गलत है, ब्रिटिशर्स को इसको ठीक करना चाहिए। तो इनका जो मेथड है ना उसको बोलते हैं प्रेयर एंड पिटीशन। जैसे हम प्रेयर नहीं करते हैं और पिटीशन स्कूल में भी डालते थे, एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड सर, अर्ज यू, लाइक दैट, तो ये प्रेयर एंड पिटीशन में बिलीव करते थे। ठीक है, इनका इतना वो नहीं था कि एक्सट्रीमिस्ट की तरह कि ये अगेंस्ट खड़े हो जाए, अगेंस्ट बोलेंगे, इतना वो नहीं करते थे। अब इनका जो है क्या कंट्रीब्यूशन है मॉडरेट्स का, ठीक है, कि अब देखो मॉडरेट्स जो 1885 से लेकर 1905 तक इनका जो फेज चला उसमें इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने एक थ्योरी लाई थी, दैट इज ड्रेन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, मेनली दादा भाई नौरोजी को इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। ड्रेन थ्योरी में इन्होंने ये समझाया था कि कैसे इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कैसे इंडिया की वेल्थ को निकाला जा रहा है, इंडिया से रॉ मटेरियल निकाले जा रहे हैं, ब्रिटेन में जाके उधर बनाए जा रहे हैं, उधर इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो, और जो बन जाता है फिनिश को उसको इंडिया में डंप करके इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को भी खत्म किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इंडिया की सारी वेल्थ को नष्ट किया जा रहा है, इस थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। और ये बिलीव करते थे प्रेयर एंड पिटीशन में, मैंने आपको बता दिया। इनकी डिमांड थी, कैसी डिमांड थी? जैसे काउंसिल, देखो अब ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इनकी, जो लॉ बनाती थी, उसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए। एक्सपेंशन मतलब उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर जो काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए जो इंडिया के वेलफेयर में हो। तो इन्होंने ये बोला था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जब तक इंडिया को आप अपनी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दोगे तो हम टैक्स भी क्यों पे करेंगे। तो इनका ये था। इनकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत ही डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 का, पास किया जाता है और इनकी कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जो है मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, इंडियंस को थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप बजट, अगर कोई देखो बजट निकलता है ना, बजट क्या होता है? बजट में यही बताता है कि कैसे देश
कैसे एक्सपेंडिचर करेगा, देश का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ये होता है बजट। अब बजट ना इससे पहले कभी 1892 से पहले डिस्कस ही नहीं होता था, वो बिना डिस्कस किए बजट निकाल देते थे। वो बजट ज्यादातर पता कैसा निकालते थे, जो ब्रिटिशर्स के फेवर में हो, मतलब कम्युनिकेशन को ज्यादा डेवलप करते थे, ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा डेवलप करते, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल उठा के लेके जाना होता था। लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में वो बजट में कुछ डालते ही नहीं थे। तो पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट में ये बोला गया कि बजट अब डिस्कस होगा, ठीक है, बजट को डिस्कस किया जाएगा सबके सामने, सारे अपने अपने व्यूज रख सकते हैं, बस इतना दिया। बट आप इसमें वोट नहीं कर सकते। देखो, जब तक आप वोट नहीं करोगे तो बजट को चेंज थोड़ी कर सकते हो, आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हो, बट आप बजट को चेंज नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई आप हॉस्पिटल्स में पैसा क्यों नहीं, पब्लिक वेलफेयर में, वेलफेयर स्कीम्स में क्यों पैसा नहीं लगा रहे हो आप, ये तो सारा ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, अपने ही रॉ मटेरियल लेके ना, ये बोल सकते थे। बट वोट करने की अभी इंडियंस को जो है वो नहीं मिली थी पावर, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट आप देख रहे हो, मॉडरेट्स की वजह से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, बट इतना इन्फ्लुएंस नहीं, ये काफी नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने, देखो अब यहाँ पर ये बात है कि 1904 इसलिए लिखा गया कि दादा भाई नौरोजी ने 1904 में और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ये डिमांड की थी कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया खुद गवर्नेंस करे ऑन लाइन्स ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, तो वहां पर जैसे सेल्फ गवर्नमेंट का रूल था, ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत ही दी गई थी अंडर ब्रिटिश एम्पायर ही, तो वो इंडिया में भी मिलनी चाहिए। तो ये डिमांड किसने रेज करी थी, दादा भाई नौरोजी और ये जीके गोखले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डफरिन जो थे, लॉर्ड डफरिन, डफरिन है यहाँ पे, लॉर्ड डफरिन जो थे, लॉर्ड डफरिन कौन थे, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। सेडिशन होता है जब आप किसी के अगेंस्ट कुछ विरुद्ध चाल चलते हो, तो दैट इज सेडिशन प्रैक्टिस। तो ये लॉर्ड डफरिन जो थे कांग्रेस को बोलते थे एक फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका रीसेंट फेस मॉडरेट्स। देखो, इसमें आपको मेनली जो पेपर ओरिएंटेड चीजें वो यही हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसने बनाई हैं, पहला सेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, ठीक है, और वुमेन जो पहली थी जिसने कांग्रेस सेशन को एड्रेस करा था, ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको पेपर में याद रखने हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इनके ईयर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाएंगे कैसे, ये तो मॉडरेट्स का रूल था, मॉडरेट्स के रूल में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, आप देख रहे हो, क्योंकि इनकी पॉलिसीज ही प्रेयर एंड पिटिशन थी, और ब्रिटिशर्स प्रेयर और पिटिशन से मानने वाले थे नहीं, ठीक है। वो तो कितनी कंट्रीज में कॉलोनीज बना के बैठे हुए थे, उनको पता था कैसे कंट्रीज में रूल करना है। तो जब एक्सट्रीमिस्ट आएंगे ना, तो थोड़ा इन पे दबाव बनेगा, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे चैनल में फ्रीडम स्ट्रगल पे जैसे एक सीरीज चल रही है, ऐसे इंडियन पॉलिटी पे भी सीरीज चल रही है, जेकेएसएसपी का टारगेट बैच भी चल रहा है, सैटरडे संडे को करंट रिलेटेड वीडियोस भी आती हैं, ठीक है, रिसेंट जो भी होता है, फिर करंट्स में डेली शॉर्ट्स भी आता है, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में डेली क्विज भी होता है, और उसके साथ हम पीडीएफ्स भी वहीं अपलोड करते हैं। तो एक फुल फ्लेज आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो डू विजिट आवर चैनल और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों तक जो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।